नमस्कार दोस्तों आजकल हो क्या रहा है कि हर दिन आईटी सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर सामने आ रही है। ये आप देख सकते हो खबर, एआई सेल ऑफ नॉक्स आईटी सेक्टर टू थर्ड स्पॉट इन निफ्टी एज ऑयल एंड गैस मूव्स अहेड। और इसका असर ये हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में जो आईटी सेक्टर के अंदर ब्लड बाथ आया, जिस तरह से आईटी की कंपनी स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, इसकी वजह से आप देख सकते हो 4 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, 4 ट्रिलियन रुपीस जो है वाइप आउट हो गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी वो 10 लाख करोड़ के नीचे आ चुकी है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि हुआ क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। यूएस के जॉब डेटा से रिलेटेड जुड़ी हुई खबर आई तो भारत का आईटी सेक्टर गिर गया, क्यों गिर गया, एआई से लेकर क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय स्टडी आईक्यू पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आप इसको अवेल कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और यहां पर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड 2027 हो 28 हो, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 6 हफ्ते में, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस साल 1 जनवरी से लेकर अभी मिड फरवरी तक, यहां पर जो हमारी आईटी सेक्टर की टॉप फर्म्स हैं, जैसे टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, इनका अगर आप गिरावट देखोगे ना मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो टीसीएस है तो उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है मान लो 100 और हर एक शेयर का दाम है मान लो 500 रुपए, ठीक है। तो इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा आपका ये, मतलब 50,000 रुपए, ठीक है। तो इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पर लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा खत्म हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। इंफोसिस आप देखिए पिछले 1 साल में अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, और पिछले कुछ दिनों में ये जो आप देख रहे हो ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर धड़ाम से जो इसकी वैल्यू गिरी है, आप देख सकते हो क्लियरली 25% नीचे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो टीसीएस हो गया, ये भी आप देख पाओगे करीब 4,000 रुपए के आसपास चल रहा था, और अब ये तो 30% गिर चुका है। टीसीएस में और बड़ी गिरावट हुई है। मतलब आप अगर देखोगे ना, इसमें ध्यान से आपको समझ में आएगा, 3 लाइन आपको देखने को मिल रहे होंगे हर कंपनी के। मतलब ये दिखा रहा है कि 1 जनवरी को इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था, 30 जनवरी को कितना था और 12 फरवरी को कितना है। मतलब टीसीएस की अगर हम बात करें तो 11.68 लाख करोड़ था, फिर 30 जनवरी आते आते 11.3 लाख करोड़ हो गया, और अब हालत यह है कि ये 10 लाख करोड़ के नीचे आ चुका है। सेम यही चीज इंफोसिस हो गया, एचसीएल टेक, ये सभी का आप देख सकते हो। मतलब इनका टोटल अगर हम टॉप 6 आईटी फर्म्स की बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपए इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गया है। और इसका असर आप देखिए, मतलब आप देश में जितनी भी कंपनीज देखोगे, जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी, भारती एयरटेल हो गए, तो ये टॉप 3 में आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में। टीसीएस भी आपका टॉप 3 में आता था, लेकिन हुआ क्या है कि जिस तरह से इसमें गिरावट हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई ये टीसीएस से ऊपर निकल गए, क्योंकि अभी रिसेंटली बैंकिंग के जो शेयर्स हैं, बैंक्स के शेयर्स में उछाल आई है, और दूसरी तरफ जो आईटी सेक्टर्स के शेयर्स हैं उसमें गिरावट आई है। तो यहां पर हो क्या रहा है ना कि ये जो आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कोई एक चीज की वजह से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्निंग्स इनकी कम हो गई तो अचानक से शॉक हो गया। यहां पर एआई डिसरप्शन का फियर है, यूएस जॉब्स डेटा, मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन, स्ट्रक्चरल कंसर्न है इंडिया के आईटी बिजनेस मॉडल के अंदर, वो सब प्रॉब्लम हो रहा है। खैर, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे कोर ट्रिगर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है जिसकी वजह से हुआ, और वो है नो डाउट एआई का फोबिया। भारत की जो आईटी कंपनीज अगर आप ट्रेडिशनली देखो, इनका रेवेन्यू कहां से आता था, बेसिकली ये लोग कमाते थे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, बैक ऑफिस टेक ऑपरेशन। तो ये सारे जो ऑपरेशंस होते थे ये लेबर इंटेंसिव होते थे। भारत में आप सब जानते हो, गली गली में मतलब आपको इतने सैकड़ों की मात्रा में जो इंजीनियर्स हैं वो मिल जाएंगे। मतलब इतनी सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई बहुत अच्छी है, कोई बहुत खराब है, कोई मीडियम है, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। तो क्या है कि कोई ना कोई इंजीनियर अगर आप हो तो आपको कुछ नौकरी मिल जाएगी, भले ही 7 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख का पैकेज होगा। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कई बार 1-1 करोड़ की हो जाती हैं। लेकिन हुआ क्या है कि ये लेबर इंटेंसिव जो सर्विसेज होते थे वो लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। मतलब यहां पर क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो यूएस का कोई क्लाइंट है और वो
इन्फोसिस को या टीसीएस को कोई काम दे रहा है। अब इन्फोसिस टीसीएस उसको कितना चार्ज करेगी, ये डिपेंड करता था कि कितने एम्प्लॉय उसमें लगाने पड़ रहे हैं, कितने इंजीनियर्स उसमें लग रहे हैं, कितना घंटा उसमें लग रहा है, राइट। और उसके हिसाब से यहाँ पर यूएस की कंपनी को चार्ज किया जाता था। अब क्या हुआ है कि जो एडवांस्ड एआई सिस्टम आज के डेट में आ गया है, इसकी वजह से ये सारे काम आसानी से चुटकियों में आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पर टेस्टिंग ऑटोमेट हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो गया है, मॉनिटर सिस्टम, मतलब जितने भी आप चीज़ें हो ना, ये सिंपल चीज़ें वो आप आराम से एआई के थ्रू कर सकते हो। तो अगर एआई इन सारी चीज़ों का काम जो है पहले कितने सैकड़ों घंटे लगते थे, इतने सारे लोगों को लगाना पड़ता था, तब जाकर ये हो पाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि क्योंकि क्लाइंट्स को पता चल गया है कि ये तो एआई से आराम से हो जाएगा, तो वो अपना पैसा इसमें क्यों खर्च करेंगे। और यही चीज़ है कि इसी की वजह से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है भारत के आईटी सेक्टर में, वो है आपका एआई। और एनालिस्ट को यहाँ पर डर यही है कि 9 से 12% का जो रेवेन्यू है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, वो यहाँ पर गिर सकता है आगे आने वाले 3 से 4 वर्षों में। मतलब पहले ये लोग सोच रहे थे कि इतना रेवेन्यू होगा, लेकिन अब वो रेवेन्यू उतना नहीं होने वाला। स्पेशली जो एंट्री लेवल और जो मेंटेनेंस हैवी प्रोजेक्ट्स हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल हैं। यहाँ पर प्राइसिंग की जो पावर है वो वीक हो गई है। पहले ये जो इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो कंपनीज थे, बहुत हाई चार्जेस लगाते थे। तो मार्केट बेसिकली क्या करती है, जो स्टॉक मार्केट है, वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर रिएक्ट करती है कि फ्यूचर में अर्निंग्स कैसी होगी, करंट अर्निंग के हिसाब से नहीं चलती है। तो अगर यहां पर रेवेन्यू कोलैप्स हो रहा है, तो मतलब ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक्स में गिरावट होगी। लेकिन अगर मान लो अभी रेवेन्यू कोलैप्स नहीं भी हुआ है, तो क्योंकि फ्यूचर में ये गिरने वाला है, कोलैप्स होने वाला है, इस डर से भी यहां पर जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो गिरने लग जाते हैं। एक तो ये एआई हो गया, दूसरा भी हुआ क्या है कि यूएस के अंदर जो जॉब्स के डेटा सामने आए हैं, उसकी वजह से भी हड़कंप मचा है। क्या है कि जॉब्स के डेटा स्ट्रांग आए, मजबूत आए कि वहां पर नौकरियां मिल रही हैं। अब नौकरियां मिल रही हैं, इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो वहां की सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व जिसको फेड कहा जाता है, वो यहां पर इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेगा। क्योंकि अगर नौकरियां लग रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि भारत की जो आईटी कंपनीज अगर आप देखोगे, तो उनका 50 से 60% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आता है। अब क्योंकि अमेरिका के अंदर जॉब्स के डेटा अच्छे आए हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट आगे फ्यूचर में उतने तेजी से कम नहीं होगा। और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लाइंट्स हैं यूएस के अंदर, ये जो कंपनीज हैं, वो बोरो उतना नहीं कर पाएंगे। बोरो नहीं करेंगे तो वो स्पेंड नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे तो भारत की जो आईटी कंपनीज हैं उनको उतना काम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक तरह से डबल हिट हुआ है। एक तो एआई का जो डर है, स्ट्रक्चरल रिस्क है, और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है, तो इसकी वजह से साइक्लिकल प्रेशर है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से भारत की आईटी सेक्टर पर बड़ा असर आया है। फिर इसके अलावा भारत का जो आईटी बिजनेस मॉडल है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से गुजर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पिछले 25 वर्षों में अगर आप देखो, भारत का जो आईटी है वो ग्रो कैसे किया है, वेज आर्बिट्राज के थ्रू। मैंने आपको क्या बताया, भारत में लेबर चीप है, यूएस के अंदर लेबर ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसकी वजह से सारे आईटी के जो बूम वगैरह भारत में आपको देखने को मिले। यहाँ पर हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ थी इंजीनियर्स की, वो बहुत ज़्यादा थी। जो ऑफशोर डिलीवरी मॉडल है, उसके बेसिस पर काम कर रहा था, वॉल्यूम बेस्ड बिलिंग होती थी। लेकिन हुआ क्या, देखो पहले हो रहा था, जितना ज़्यादा इंजीनियर्स रहेंगे उतना ज़्यादा इन कंपनीज को फ़ायदा होता था, इन्फोसिस, टीसीएस को रेवेन्यू बढ़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है, जितना ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है, उतना यहाँ पर बिलेबल आवर्स जो है, मतलब क्योंकि यहाँ पर वर्क का आवर्स कम हो गया है, तो इसकी वजह से ये जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी आईटी कंपनीज हैं, वो ज़्यादा चार्ज नहीं कर पा रही हैं अपने क्लाइंट्स को। तो इसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो गया है कि बिलिंग मॉडल जो है, दे आर टाइड टू मैन पावर। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। एआई जो है वो मैन पावर की नीड को कम कर रहा है, भले ही प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। देखो पहले क्या होती थी ना, कंपनीज प्रोडक्टिविटी पे फोकस करती थी कि एक पर्सन कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है, उतना कंपनी को फायदा होगा। लेकिन उल्टा अब हुआ क्या है कि पर्सन की तो जरूरत ही खत्म हो गई है। अब एआई अपने आप में इतना प्रोडक्टिव हो गया है, तो कोई क्यों आईटी कंपनीज को अपना काम सौंपेगा, वो खुद ही कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम है। देखो अब इनको ट्रांजिशन करने की जरूरत है। लेबर आर्बिट्राज मॉडल से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एआई प्लेटफॉर्म मॉडल की तरफ जाना चाहिए हमारे आईटी इंडस्ट्री को। लेकिन अभी उतना आसान नहीं है ना, उसमें टाइम लगेगा इसको कन्वर्ट होने में। तो उसको देखना होगा क्या होगा। लेकिन इसके अलावा वैल्यूएशन का भी चेक है। देखो क्या था ना कि ये करेक्शन जो हुआ, इतनी बड़ी जो गिरावट हुई आईटी सेक्टर में, इसके पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर आईटी सेक्टर्स प्रीमियम में काम कर रहे थे। उनका जो
प्राइस था ना शेयर्स का, जो हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और ग्रोथ जो है यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल डिजिट में आ गई थी, 10% के नीचे थी। यहाँ पर डील कन्वर्जन साइकिल जो है वो अगेन काफ़ी लंबा खींच रहा था। तो जब ग्रोथ यहाँ पर स्लो हो रही है, वैल्यूएशन हाई है, तो उस केस में अगर छोटा सा भी कोई नेगेटिव खबर आता है ना, तो स्टॉक्स के प्राइस कोलैप्स हो जाते हैं। और यहाँ पर तो हम एआई डिसरप्शन की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये आपका नीचे आ गया है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एआई का खतरा है, क्या ये एक थ्रेट है, मतलब क्या एक्चुअल में ये थ्रेट है एआई, या फिर हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं? देखो, दोनों चीजें हैं। यहाँ पर रिस्क यही है कि जो लो एंड जो कोडिंग जॉब्स होते थे वो कम हो जाएंगे भारत में, जो फ्रेश हायरिंग्स थी आईटी कंपनीज जो करती थी वो कम हो जाएंगी, जो ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसको रीनेगोशिएट किया जाएगा, तो रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि दुनिया भर में अगर एक चीज कम हो रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। तो जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनको एआई इंटीग्रेशन की जरूरत है। एआई अडॉप्शन अगर उनको चाहिए तो डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड माइग्रेशन, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ों की तरफ जरूरत पड़ेगी। तो अब आईटी कंपनीज को इधर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, ताकि जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल कर पाएं। और भारत की जो आईटी कंपनीज हैं वो अपने आप को रीपोजिशन कर सकती हैं एआई सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर, मैनेज्ड एआई सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर। अब डिपेंड करता है, जो कंपनी जितना जल्दी अपने आप को अडाप्ट करेगी उतना उसके लिए बेटर होगा। लेकिन जाने से पहले अगर मैं इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करूं कि भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें तो देखो, इंडियन आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग में, तो हमें इसको मिस नहीं करना है, इसको संभालने की जरूरत है। हाई पेइंग अर्बन जॉब्स हैं, जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो हाई पेइंग जॉब्स में काफ़ी सपोर्ट करता है ये आईटी सेक्टर। रियल इस्टेट का डिमांड बढ़ाता है, जिस तरह से बूम आया है, जिस तरह से यहाँ पर रेंट बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें आईटी सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स कलेक्शन है सरकार का, उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर एआई जो है वो डिसरप्ट हुआ, उसमें स्लो डाउन आया, तो इसकी वजह से भारत का जो अर्बन कंजम्पशन है वो कम होगा, कैंपस प्लेसमेंट कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, टीयर 1 जो टेक सिटी प्रॉपर्टी मार्केट है वो कूल डाउन आ जाएगा। तो ओवरऑल पूरे देश के ऊपर इसका असर पड़ेगा। खैर, अगर मैं इसका असर आईटी एम्प्लॉयज के बारे में बताऊं, देखो अगेन यहाँ पर बहुत बड़ा लेसन है सभी इंजीनियर्स को, कि देखो अब सिर्फ इंजीनियर का टैग मिलना काफ़ी नहीं होगा, अब ज़रूरत है स्किल्स की। अगर आपके पास एआई आपने नहीं सीखा है, एमएल, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों पर अब आपको फोकस करने की जरूरत है। अपने आप को बेसिकली अपग्रेड करो, नहीं करोगे तो इररिलेवेंट हो जाओगे और आपके लिए कोई नौकरियां नहीं रहेंगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो ब्लडबाथ आ रखा है इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर वो एग्जैक्टली क्यों है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत का आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट प्राइमरीली कौन से कैटेगरी में फॉल करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में अलग अलग कैटेगरीज हैं, किसके अंदर ये फॉल करता है आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी एंड स्पेशली 50% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।